मूवमेंट को लेकर के चले थे। भारत में पहली बार इतना बड़ा बड़ा मास मूवमेंट हुआ था जिसमें जनता को आंदोलन से जोड़ा गया था। नहीं तो जनता को राज सत्ता राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था। राजा आपस में लड़ते थे, जो जीतता था उसका राज होता था। जनता सिर्फ उनके आदेशों का पालन करते थे, चाहे किसी का भी सरकार है, किसी कोई भी राजा बने, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राजा बना है। लेकिन जब जन आंदोलन हुआ ब्रिटिश काल में, तो गांधी को अपनी औकात पता थी कि ये तो राजतंत्र तो है नहीं, राजा तो है नहीं, तो इनसे तलवार के बल पे तो हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत मजबूत है, आधुनिक तकनीक से लैस हैं, तोप बारूद गोला बंदूक सब इनके पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है लाठी के सिवा, प्लस आपके लोग आपसे लड़ने जाएंगे नहीं। तो उन्होंने लोगों को जोड़ दिया उससे। अब लोगों को अपने साथ मिला करके उस पर दबाव डालने लगे। उनको ये पता था गांधी को कि ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनकी भी एक क्षमता है, ये ज्यादा दिन तक हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना ही हमारे साथ खड़े रहेंगे। फिर इनकी रोजी रोटी की समस्या आएगी, वो अपनी पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या आएगी और उसको सुलझाने के लिए वो चले जाएंगे। इसलिए गांधी एक स्ट्रेटेजी पे काम करते थे जिसका नाम था दबाव समझौता दबाव। समझौता दबाव। आपको भी अपने जीवन में सफल होने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। ये गांधी का स्ट्रेटेजी है। ये मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रेशर, कंप्रोमाइज, प्रेशर। ये गांधी इसी स्ट्रेटेजी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। दबाव, जब देखते थे कि अवसर है तो लोगों के साथ मिल करके सरकार पर, कंपनी पर दबाव डालते थे। मान लो कोई ऐसा कानून पास कर दिया गया कंपनी के द्वारा, या कोई ऐसा निर्णय ले लिया गया जो जनता के हित में नहीं है, या गांधी को लगता है कि ये जनता इसके लिए मोबिलाइज हो सकती है, अगर हम उसको भड़काएं तो वो मेरे साथ हो सकती है, तो गांधी उसको मोबिलाइज करके अपने साथ लेकर के आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने लगते थे, अनशन करने लगते थे, हड़ताल करवा देते थे, सड़क पर धरना दे करके बैठ जाते थे। और धीरे धीरे पूरे देश में ये बात खबर फैल जाती थी और सभी लोग उसके साथ, अगर फिजिकली जो जहाँ पे है उसके माध्यम से सपोर्ट करता, अगर नहीं सक्षम है तो मेंटली, मानसिक रूप से सपोर्ट करता था, उनके विचारों को प्रोत्साहित करता था, प्रचारित करता था, समर्थन देता था। सरकार इससे दबाव में आती थी और सरकार कुछ समझौता करने के लिए तैयार हो जाती थी। इन्होंने मांग रखा 100, सरकार ने माना 40। अब गांधी इस 40 को स्वीकार कर लेते थे और 60 को भूल जाते थे। ऐसा नहीं को हमेशा के लिए भूल जाते थे, अब नेक्स्ट अवसर में लग जाते थे इस 60 को प्राप्त करने के लिए। ये 40 को ले लेते थे और 60 जो नहीं मिला है उसके लिए अब फिर से अवसर तलाश करने लगते थे। गांधी के जितने भी मूवमेंट है देख लो, चंपारण से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक, 9 अगस्त 1942 तक, 17 से लेकर के 1942 तक गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, जितने भी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो उनका एक ही स्ट्रेटेजी था। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि गांधी का कोई भी एक ऐसा आंदोलन का नाम बताओ जो 100% सफल हुआ हो, पता चलेगा कोई नहीं। तो किसी भी आंदोलन में गांधी को 100% सफलता नहीं मिला, लेकिन गांधी को जितना हासिल होता था उसको लेते थे और बचे हुए शेष को हासिल करने के लिए वो फिर से लग जाते थे और नए अवसर की तलाश में लग जाते थे कि नया अवसर मिले और हम उसको नए तरीके से या नए उद्देश्यों के साथ उसको हासिल करें। कुछ और भी उद्देश्य जुड़ जाता था। आप देखो, 4 गोल में 4 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सिविल डिसोबीडियंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, अहमदाबाद खेड़ा में मूवमेंट हुआ, याद है, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुआ, सब कुछ हुआ। फाइनली 1942 का ये भी हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ।
कहीं भी गांधी का अगर देखा जाए कि गांधी ने क्या हासिल किया, क्या दिया देश को, तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। (1942) के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग कहते हैं नेतृत्व विहीन आंदोलन था। उसमें कोई नेता उसका नेतृत्व नहीं करता था, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया था। कैसे हो गया था? वो कहीं ना कहीं गांधी के द्वारा, वो सब प्रशिक्षित लोग थे, गांधी को समझ गए थे, सीख लिए थे। गांधी का यही योगदान है। तो आपको भी इस समय वर्तमान में अगर आपको मार्केट में रुकना है या जीवन में सफल होना है तो इस मोड में काम करना पड़ेगा। दबाव समझौता, दबाव के मोड में काम करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो पीठ पे 2 लाठी खा भी लीजिए, और जब अवसर मिले तो उसके सामने खड़ा होकर के उसको आंख भी दिखाइए। यह है बाजार। अमेरिका को देखो, अमेरिका को तुम देखो। अभी अमेरिका विश्व में इतना क्यों, चाइना, अमेरिका, ये जो डेवलप कंट्री है, ये सब के सब इसी मोड में काम करते हैं। उनका कोई अपना सेंटीमेंट नहीं है कि आपके साथ कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, कोई नहीं है। सब के सब वो प्रोफेशनल अटैचमेंट है उनका। फायदे के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। रसिया को बर्बाद करने के लिए वो तालिबान को खड़ा कर सकते हैं। रसिया को बर्बाद करने के लिए अलकायदा पैदा कर सकते हैं। इंडिया को तबाह करने के लिए, कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को जितना चाहे उतना कर्ज दे सकते हैं। अभी चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका भारत के साथ पूरे भाई की तरह खड़ा रहना पसंद करता है। पाकिस्तान को भी ये कर देता है। भारत से उसको इकोनॉमिकली या कमर्शियल बेनिफिट भी है। इसलिए आप खुद सोचो ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स देखो, आपको पता चलेगा। राजनीति में अगर अपने जीवन को समझना है तो किसी राजनीतिज्ञ को देख लीजिए आप। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है। एक भाई एक दल में है तो दूसरे भाई दूसरे दल में है, दूसरे विचारधारा को फॉलो कर रहा है। तो यही जीवन है, यही सत्य है। लेकिन आपको इसको समझने में, इससे निकलने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तक हम और आप बबुआ बचिया वाला संस्कार से जी रहे हैं। लेकिन जब आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो जंगल के नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और जंगल का नियम यही है कि यहाँ पे वही पूजा जाता है जो समाज, जो भय पैदा करता है। आजकल के लोग, पता है, आज समाज में एथिक्स का, मोरालिटी का, ये सेंटीमेंट का, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। डर का वैल्यू है। अगर आप दूसरे में डर पैदा कर सकते हैं तो आप सफल हैं। भारत का पॉलिटिक्स आज जिस मुकाम पे है वो क्यों है? डर के कारण है। आप नौकरी क्यों करने जाते हैं? डर है आपको कि आपको अगर नहीं जाएंगे पैसा नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे, बॉस डांटेगा। डर इसलिए नहीं जाते हैं कि आपके साथ उसका एक मेंटल अटैचमेंट है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, आपका दोस्त है। नहीं, डर। सब कुछ आजकल डर से चलता है। कोर्ट में न्याय पाने जाते हैं, न्यायपालिका में हाई कोर्ट का जज भी डरे रहता है, आपसे नहीं। उसको इस बात का डर है कि अगर हम अच्छा डिसीजन नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा पोस्टिंग नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनेंगे। अगर हम कोई डिसीजन दिए किसी भी केस में, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सब कोर्ट के जज भी डरे हुए होते हैं ऊपर वाले बेंच से, ऊपर वाले कोर्ट से। क्यों? क्योंकि उनको प्रमोशन पाकर के वहां पहुंचना है। अगर उन्होंने गलत डिसीजन दिया और ऊपर वाला कोर्ट आपके डिसीजन को खारिज कर दिया और एक फ्रेश डिसीजन दिया, तो आपका रिपोर्ट क्या बनेगा? भाई ये अच्छा जज नहीं है, इसका डिसीजन सब गलत होता है। आपका कभी पोस्टिंग ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। डर की वजह से वैसा करते हैं, फेयर डिसीजन देने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में डर चलता है, और जो डर से डर गया, आप डरिए, दूसरे को भी डराइए। यही है।
जैसे हमने कॉर्पोरेट का देखा ना, ऊपर वाला बॉस नीचे वाले को सबको गाली देता है, उसी तरह से आप भी वही काम करेंगे तो आप मार्केट में सस्टेन करेंगे। बेचिए अपने आप को। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के लोग क्या करते हैं, क्या सीखते हैं पता है? कैसे बेचें खुद को, जो बेच रहा है उसको कैसे मैनेज करें। तो जो जितने अच्छे तरीके से खुद को बेचे, कोई कहता है कि यार हम ये बिजनेस काम नहीं कर सकते, हम परचेज सेल खरीद बिक्री वाला काम या व्यापार या बिजनेस हमसे नहीं होगा, हमसे नौकरी ही होगा, हमको बेचने नहीं आता है। तो जो खुद को नहीं बेच सकता है वो समझ लो कि वो कुछ नहीं कर सकता है। आपको बेचने आना चाहिए। एक बच्चा भी पैदा होता है ना तो स्वयं को बेचता है, तभी उसको दूध मिलता है, उसको चॉकलेट खाने के लिए पैसा मिलता है। कैसे बेचता है? जमीन पर गिर के लगेगा लोटने, रोने, रूसने, चिचियाने, भागने। माता पिता मजबूर होकर के, चाचा भाई मजबूर होकर के उसकी जरूरत को पूरा करेंगे, उसके डिमांड को पूरा करेंगे। आपको बेचना ही पड़ेगा खुद को। बड़े बड़े स्टार जो हैं वो क्या करते हैं? स्वयं को बेचते ही तो हैं। प्रोड्यूसर का वो सब गुलाम है। डायरेक्टर के शब्दों पे नाचते हैं, जैसे डायरेक्टर कहेगा वैसे ही उनको करना। अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार हैं। अमिताभ बच्चन के फिल्म का अगर कोई प्रोड्यूस नहीं करे, प्रोड्यूसर ना हो, कोई डायरेक्ट नहीं करे, अमिताभ बच्चन का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अब प्रोड्यूसर है, आपके पास पैसा है और आपको कोई कलाकार ही नहीं मिले, कोई सब कलाकार आपका साथ काम करना नहीं चाहे, तो आपका पैसा डबल हो ही नहीं सकता। आप मार्केट में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो हर कोई एक दूसरे से डरता है और डराने वाला चाहिए, और जो डराया वो कमाया। तो डर एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है अभी का। डर एक व्यवहार है समाज को चलाने का। डर एक व्यवहार है समाज को चलाने का। अगर इसको हटा दिया जाए तो अफरा तफरी मच जाएगा, सब सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ये जो डर का माहौल है, अक्सर मीडिया में देखते हैं, बोलते हैं डर का माहौल है। डर का माहौल तो शुरू से ही है। राजा से अगर प्रजा न डरे तो फिर राजा का कोई महत्व ही नहीं रह जाए, और प्रजा से भी अगर राजा न डरे तो फिर प्रजा का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हर कोई एक दूसरे से डरता है। आप ईश्वर से डरते हो तभी उसकी आराधना करते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, फल चढ़ाते हो। डरते हो आप कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, हमें कोई बीमारी हो सकता है, हम गरीब हो सकते हैं, हमें नौकरी नहीं लगेगा, हम हार जाएंगे। तो ये डर जो है ना, अगर डर से जूझना सीख लिए, दूसरे को डराना सीख लिए, तो जीवन में सफल हो जाएंगे। एक जो घातक बल्लेबाज होता है और एक घातक गेंदबाज होता है, जब दोनों का आमना सामनी होता है तो सबसे पहले नजरों का गेम होता है। एक का नजर दूसरे से मिलता है, निगाहों से निगाहें मिलाई जाती है, और उसके बाद वहीं पर फैसला हो जाता है कि कौन विजय हासिल करेगा। इसीलिए देखते होंगे कि कोई भी वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट हो, उसमें सबसे ग्राउंड गेम से पहले माइंड गेम खेला जाता है। एक टीम दूसरी टीम की आलोचना करेगी, उसकी कमियों को गिनाएगी, अपनी तारीफ करेगी, बहुत कुछ माइंड गेम खेला जाता है। माइंड गेम क्या है? डर। कौन किसको डरा सकता है? आप अटारी बॉर्डर पे जाइएगा, देखिएगा पाकिस्तान का सैनिक और आपके यहाँ का सैनिक आंख एकदम चढ़ा करके एक दूसरे के सामने ऐसे ऐसे टांग पटकते हुए वो क्या दिखाते हैं? जिसका जितना ज्यादा हवा में टांग उछलेगा, जिसका जितना ज्यादा आंख खुलेगा, उतना ही ज्यादा वो दूसरे अपोजिशन पे डोमिनेट करेगा। डराया जाता है। तो आपको इस डर को व्यवहार समझना है। ये मार्केट का व्यवहार है, न कि इसको अदरवाइज लेना है। अब आप इसमें ढल गए तो फिर रम गए, अगर ढल गए तो सबको ढाल देंगे, अगर नहीं ढले तो टूट जाएंगे। जो चीज नहीं ढलता है वो क्या होता है? टूट ही तो जाता है। टूट जाएंगे तो बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे तो फिर बोरा में समेट करके आपको साइड में रख दिया जाएगा, जाइए भैया। समझ में आया मेरी बात? ये जीवन का फिलॉसफी है, इसको आप जान लो।